तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की बात करेंगे। तो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता क्या है? एक्यूट पेंक्रेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ पेंक्रियाज, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द पेंक्रियाज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्डोमिनल पेन विथ एलिवेटेड पेंक्रियाटिक एंजाइम, जैसे लाइपेज एंड अमाइलेज, लाइपेज एंड अमाइलेज। तो गाइस ये क्या होता है? एक्यूट पेंक्रेटाइटिस क्या होता है कि पेंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होता है जो कि कैरेक्टराइज करता है बाय द एब्डोमिनल पेन विथ एलिवेटेड एंजाइम लेवल, विथ एलिवेटेड एंजाइम लेवल इन द ब्लड। वो एंजाइम लेवल क्या है? पेंक्रियाज एंड अमाइलेज। अब गाइज जो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है ना, इसके दो टाइप होते हैं, एक एडिमेटस होता है, एक नेक्रोटाइजिक पेंक्रेटाइटिस होता है। अब जो एडिमेटस होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा डैमेज नहीं होता, तो यहाँ पे मोटिलिटी रेट जो लेस देन 2% ही है। तो यहाँ पे क्या होता है? बस यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ द पेंक्रियाज जो चलते रहता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज चलता रहता है और वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है और इन्फ्लामेशन ऑफ द पेंक्रियाज यहाँ पे चलते रहता है बेसिकली एडिमेटस में, और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। पर नेक्रोटाइजिंग पेंक्रेटाइटिस में गाइस क्या होता है? यहाँ पे इन्फ्लामेशन तो होता ही है, साथ में इन्फेक्शन भी होता है और साथ में एक्स्ट्रा पेंक्रियाटिक पेंक्रियाज को छोड़ के एक्स्ट्रा पेंक्रियाटिक ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे लीवर हो गया, तो लीवर में हेपेटाइटिस कर सकता है, गैस्ट्राइटिस कर सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर कर सकता है ना। पेंक्रियाज में खुद ही अपसेस हो सकता है, लंग्स में जाके प्लेवरल इफ्यूजन कर सकता है, तो इन्फेक्शन की वजह से सीवियर डैमेज कर सकता है ये, है ना गाइज। तो ये हो गया। तो ये नेक्रोटाइजिंग पेंक्रेटाइटिस का होता है। यहाँ पे पेशेंट को हाइपोटेंशन भी होता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी होती है, हाइपोकैल्सीमिया भी होती है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग पेंक्रेटाइटिस में दिखती है, जो कि सीवियर केस होता है ये, ठीक है। उसके बाद कॉजेज़ में गाइज, इसके कॉजेज़ क्या है? तो इसका ट्रिक मैंने बताया, इसको हम लोग याद करते हैं इसे गेट से, ठीक है। तो गेट से कैसे याद करते हैं? जी से होता है गॉल ब्लैडर स्टोन, ई से होता है इथेनॉल, टी से होता है ट्रोमा, तो आई गेट, ठीक, और आई से इडियोपैथिक। और मेन इसका जो कॉज होता है ना गाइस, होता है गॉल स्टोन सबसे गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, ठीक है, और उसके बाइल डक्ट में स्टोन होना, एक 40% कॉज होता है। क्योंकि मेनली जो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस होता है ना, वो इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। कि सपोज ये मेरा लीवर है, यहाँ से मेरी गॉल ब्लैडर है, ये मेरी गॉल ब्लैडर है, उसके बाद यहाँ से भी मेरा अभी ट्यूब बन के यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे इंटेस्टाइन में। तो अब यहाँ पे जैसे ही इन्फ्लामेशन होता है ना, अब गाइस यहाँ पे क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है। तभी जब भी इन्फ्लामेशन चालू होता है पेंक्रियाज में, तो यहाँ होता है, तो वहाँ पे एंजाइम लीक करते हैं। तो वहाँ पे एंजाइम जो है हद से ज़्यादा लीक करते हैं, मतलब जितना लीक करना चाहिए उससे ज़्यादा लीक करते हो, तो डैमेज कॉज करते हैं और ब्लड में रिलीज होकर और भी डैमेज कॉज करते हैं ये, है ना। तो बेसिकली ये पेंक्रेटाइटिस क्यों होता है? मेनली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। और दूसरा अल्कोहल। अब अल्कोहल की वजह से भी गाइस क्या होता है ना, कि जो सिक्रीशन होता है माइलेज और लाइपेज ये ठीक होता है, तो वो भी एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करके इन्फ्लामेशन कराता है, जिससे इनका लेवल बढ़ जाता है ना। इडियोपैथिक गाइस जो अननोन कॉजेज है 20% होता है, और टी से ट्रोमा हो गया। और गाइस एक और मैं ट्रिक बताता हूँ इसमें, उसके बाद होता है स्मैश्ड। तो स्मैश्ड, तो यस से होता है गाइस स्टेरॉइड, यस से होता है स्टेरॉइड, एम से होता है मम्प्स इन्फेक्शन, ए से होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। फिर एस से होता है गाइस फिर यहाँ पे ई से होता है ERCP, ठीक है, ERCP। डी से होता है ड्रग, ठीक है, और यस से होता है गाइस हाइपर ट्राइग्लिसराइड या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये सब अपने को करा सकते हैं, ठीक है। जो ड्रग में जैसे लाइजिक्स हो गया, NSAID हो गया, इन्फेक्शन में HIV मम्प्स हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, ठीक है, माइकोप्लाज्म हो गया, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, ठीक है, एब्डोमिनल ट्रोमा, हाइपर ट्राइग्लिसराइड। तो ये मैंने ट्रिक बता दिया यहाँ पे। तो ये कॉजेस होते हैं, मेनली इसका कॉजेस गॉल स्टोन अल्कोहल होता है। अब गाइस यहाँ पे क्लिनिकल फीचर और हम लोग साइन देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन विथ सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन विथ ओमिटिंग। और पेन कहाँ रेडिएट करता है? बैक पे। पेन कहाँ रेडिएट करता है? बैक में रेडिएट करता है। और ये पेन रिलीफ होता है जब भी हम लोग क्या करते हैं? बेंडिंग फॉरवर्ड हम लोग होते हैं, तो ये पेन क्या होता है? रिलीज हो जाता है, पेन रिलीज हो जाता है ना। तो एपिगैस्ट्रिक पेन विथ ओमिटिंग यहाँ पे। तो इसका गाइस DD क्या बन सकता है? DD यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं, पर मैं DD की बात कर रहा हूँ। जैसे इसका DD पेप्टिक अल्सर भी बन सकता है। पर पेप्टिक अल्सर में जब ओमिटिंग होती है ना बंदे में, तो ओमिटिंग में वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ओमिटिंग में ब्लड आता है ना। तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है यहाँ पे बंदे को, ठीक है। और कौन सा पेन हो सकता है? जैसे
और पेप्टिक अल्सर में जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर भी हो सकता है, पेशेंट को ड्यूडनल अल्सर हो सकता है ना। उसके बाद अपना कोलेसिस्टाइटिस भी हो सकता है कि उसमें भी एब्डोमिनल पेन है। तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। EMI का भी पेन हो सकता है, पर मेनली मैं बता रहा हूँ इसका पेप्टिक अल्सर से अपन DD बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस जो अभी देखो ये तो मैंने बता दिया। और इसमें बंदा की जो बंदा रहेगा ना कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट प्रेजेंटेड विथ यू इन योर OPD विथ कंप्लेन ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन विथ ओमिटिंग एंड हैविंग बीपी इसका गाइस लो होता है 90/16, पल्स रेट हाई रहता है एंड हैविंग पल्स रेट अबाउट लेट 120, ठीक है। लेट पल्स रेट 120 एंड आफ्टर डूइंग देयर एंजाइम लेवल, सीरम लाइपेज एंड सीरम अमाइलेज गेट रेज्ड। वी फाउंड रेज सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज लेवल। तो ये सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज लेवल अपने लेवल से 3 से 4 गुना ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो लाइपेज और अमाइलेज अपने लेवल से 3 से 4 नॉर्मल लेवल से 3 से 4 गुना ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कन्फर्म पैंक्रेटाइटिस है। पर गाइज अभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमाइलेज या फिर लाइपेज जो है वो अपने को बताएं कि ये पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस है, क्योंकि अमाइलेज और अमाइलेज और लाइपेज बहुत सारे कंडीशन में भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें अमाइलेज और पैंक्रियाज बढ़ सकते हैं, अमाइलेज और लाइपेज बढ़ सकते हैं। जैसे पैंक्रेटाइटिस में तो बढ़ते ही हैं, कोलेसिस्टाइटिस हो गया, रीनल फेलियर हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गया, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, लिवर डिजीज़, उसके बाद रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, कीटोएसिडोसिस, ड्रग हो गया, H2 ब्लॉकर, मेटाक्लोप्रामाइड। तो ये सब कंडीशन में भी लाइपेज एंड अमाइलेज हम लोग बढ़ जाते हैं, अमाइलेज और लाइपेज बढ़ जाते हैं। और इसी के लिए हम लोग गाइज ना यहाँ पे मोर स्पेसिफिक हम लोग यहाँ पे किसको देखते हैं ना, लाइपेज को देखते हैं, ठीक है। मोर स्पेसिफिक लाइपेज को देखते हैं, क्योंकि लाइपेज जो है रेयर ही अदर कंडीशन में बढ़ता है, ये मेनली एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ही बढ़ता है। और इसका लेवल अगर इसके नॉर्मल लेवल से 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग 80 to 100% चांस होता है क्योंकि क्या है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। तो मोर स्पेसिफिक होता है गाइज सीरम लाइपेज, ठीक है। सीरम लाइपेज इज मोर स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट में जो साइन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे टर्नर साइन। तो ग्रे टर्नर साइन मिलता है और कलन साइन मिलता है। यहाँ पे गाइस क्यों मिलता है ना, ये भी मैं बता देता हूँ। ये इसलिए मिलता है ना क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हिमरेज की वजह से मिलता है। किसकी वजह से मिलता है, हिमरेज की वजह से मिलता है। तो यहाँ पे डिस्कलरेशन होता है अम्बिलिकस के अराउंड और फ्लैंक के अराउंड। तो एक को हम लोग बोलते हैं कलन और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं ग्रे टर्नर, ठीक है। तो डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलता है फ्लैंक और अम्बिलिकस के पास में। फ्लैंक के पास मिलता है तो कलन और अम्बिलिकस में होता है तो ग्रे टर्नर साइन, ठीक है। तो ए हो गया। उसके बाद ये साइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे गाइस पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया भी मिल सकता है। हाइपोकैल्सीमिया गाइस इसलिए मिलता है कि ना कि पैराथायरॉइड ग्लैंड के को ये सप्रेस करता है, उसके सिक्रेशन को सप्रेस करता है। तो वहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यही कराता है, तो उसका लेवल, कैल्शियम का लेवल कम आता है। उसके बाद एक और चीज़ होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड लेवल रहते हैं वो इसका कैल्शियम के साथ मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद वो निकाल देते हैं कैल्शियम को मिल के। तो जो भी फ्री फैटी एसिड होते हैं वो कैल्शियम को साथ मिल के निकल जाते हैं बाहर, और ठीक है गाइज। और दूसरा होता है पैराथायरॉइड हार्मोन यहाँ पे सप्रेस होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड सप्रेस होती है। तो 2 रीजन होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के। उसके बाद गाइज यहाँ पे सीवियर डैमेज चल रहा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन चल रहा है, तो यहाँ पे इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन उतना बन नहीं पाता है क्योंकि डैमेज हो रहा होता है, तो इंसुलिन बन नहीं पाता। तो पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया भी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया भी अपने को देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। तो ये सब हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में तो यहाँ पे सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज हम लोग कराते हैं अपने लेवल से 3 से 4 गुना, अपने नॉर्मल लेवल से 3 से 4 गुना ज़्यादा ही आते हैं। उसके बाद गाइस और भी हम लोग करा सकते हैं, CRP करा सकते हैं, ESR करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, CBC करा सकते हैं इन्फेक्शन देखने के लिए, है ना। उसके बाद गाइस USG हम लोग करा सकते हैं। उसके बाद CT स्कैन करा सकते हैं और CT कॉन्ट्रास्ट हम लोग करा सकते हैं। नॉर्मल CT नहीं कराना तो CT कॉन्ट्रास्ट करा के देख सकते हैं, MRI करा सकते हैं, ERCP करा सकते हैं, स्टोन देखने के लिए हम लोग करा सकते हैं, ठीक है, MRI करा सकते हैं। तो और उसके बाद गाइस हम लोग और क्या करा सकते हैं, कैल्शियम का लेवल करा सकते हैं, ठीक है, शुगर लेवल हम लोग करा सकते हैं, ग्लूकोज लेवल हम लोग बंदे का देख सकते हैं, रैंडम ब्लड शुगर करा सकते हैं बंदे का, देख सकते हैं उसका ग्लूकोज का लेवल क्या है, कैल्शियम का लेवल क्या है ना। तो गाइस मेनली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग अगर नॉर्मल बताऊं तो क्या होता है, यही अमाइलेज और लाइपेज का लेवल करा के उसके बाद हम लोग नॉर्मल USG करा लेते हैं, तो उसी से अपनी डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है। पर अगर आगे अपने को नहीं मिल रहा डायग्नोसिस तो ये सब भी हम लोग कराते हैं आगे जाके।
अगर वो क्लियर पिक्चर नहीं कुछ बन रही तो हम लोग आगे जाके ये सब भी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आगे बताऊँ तो यहाँ पे CT स्कैन कराएंगे या फिर UG कराएंगे तो वहाँ पे स्वलन पेंक्रियाज मिलता है, तो स्वलन पेंक्रियाज मिलता है वहाँ पे, है ना। तो स्वलन पेंक्रियाज अपने को वहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे पेशेंट को सबसे पहला ट्रीटमेंट का होता है कि उसको नील पर ओरल रखना है, क्योंकि एंजाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाइज होता क्या है ना, यहाँ पे एंजाइम अगर सिक्रीट हो रहा है तो अब यहाँ पे ब्लड वेसल, यहाँ पे BP क्यों फॉल हो रहा है, क्यों, और हिमरेज की वजह से यहाँ पे डिस्कलेशन क्यों मिलता है गाइज, क्योंकि जो एंडोथेलियल होती है ना प्रोटीन से बनी होती है। तो जब पेंक्रियाटिक जो प्रोटीएज नाम का एंजाइम होता है अगर वो रिलीज होगा तो एंडोथेलियल को खा जाएगा, तो उसकी वजह से ब्लड कैपिलरी लीकी हो जाती है, लीकी हो जाएगी तो ब्लड तो यहाँ पे ब्लड जो है वहाँ से फ्लूइड, पहले तो फ्लूइड लॉस होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्लड भी लॉस हो जाता है, जब ये कैपिलरी जब गैप है ज़्यादा हो जाता है। तो इसी के लिए वहाँ पे हाइपोटेंशन मिलता है, टैचिकार्डिया पेशेंट में मिलता है ना। तो साइन भी ग्रेट टर्नर कलन साइन भी इसकी वजह से मिलता है। तो ये इसकी वजह से गाइज हम लोग ना पेशेंट, और उसके बाद यहाँ पे गाइज ना फैट नेक्रोसिस होता है, सबक्यूटेनियस फैट नेक्रोसिस होता है जो कि एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। तो सपोनिफिकेशन ऑफ द फैट भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइपेज बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लाइपेज निकल रहे होते हैं, इसी के लिए ये भी अपने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को हम लोग पहले नील पर ओरल लिखेंगे ताकि डैमेज ना हो, ठीक है, ताकि एंजाइम, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे तो एंजाइम और निकलेंगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली तो निकल ही रहे हैं, पर और खाएंगे तो और निकलेंगे तो और सीवियर डैमेज होगा। इसी के लिए पेशेंट को हम लोग नील पर ओरल रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हम लोग उसको फ्लूइड थेरेपी चलाते हैं, क्योंकि पेशेंट हाइपोटेंशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नील पर ओरल, तो यहाँ पे क्रिस्टलॉइड हम लोग चॉइस होता है। तो पहले एक NaCl हम लोग 15 मिनट में ही बोलस फॉर्म में हम लोग दे देते हैं। नॉर्मली जो NaCl होता है 500 ml वाला, उसको हम लोग 15 मिनट में बोलस ही दे देते हैं। तो स्टार्ट गाइज हम लोग इसको कैसे करते हैं ना, 20 ml पर kg के हिसाब से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और अबाउट 60 to 90 मिनट में हम लोग 1.5 लीटर, अबाउट 1.5 लीटर हम लोग डाल देते हैं 60 to 90 मिनट में, मतलब 1 घंटे के अंदर उसको हम लोग 1.5 लीटर हम लोग उसको ऑलमोस्ट फ्लूइड हम लोग दे देते हैं। और उसके बाद गाइज हम लोग को फॉलो करना है विथ इन्फ्यूजन रेट ऑफ NS 250 ml पर हावर के हिसाब से नेक्स्ट 24 to 48 आवर के लिए। याद रखना गाइज, बहुत ज़्यादा भी फ्लूइड अगर हम लोग दे रहे हैं और कोई भी BP का मतलब वाइटल उसका नॉर्मल नहीं हो रहा है, BP नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो मतलब तो उसको हम लोग ट्राई करना बंद कर देंगे, क्योंकि उससे ARDS और एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं ना। तो इसी के लिए हम लोग को उसमें फिर वैसो प्रेशर, हम लोग को अगर BP फ्लूइड से नहीं कंट्रोल में आ रही है, BP फ्लूइड से कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि बे मतलब का हम लोग उसको जो है फ्लूइड डाल के बॉडी में एडिमा वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग उस कंडीशन में वैसो प्रेशर दे देते हैं। तो जैसे हम लोग चॉइस होती है नॉन एफिनेफ्रिन 0.1 माइक्रोग्राम पर kg पर आवर के हिसाब से हम लोग वहाँ पे इन्फ्यूजन लगा देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के, तो यहाँ पे प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, जैसे मीरोपिनम हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, इमीपिनम हो गया। तो मीरोपिनम जो होती है मेनली चॉइस होती है, तो यहाँ पे 500 mg IV TDS में देते हैं। याद रखना गाइस, अगर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस रहता है ना, तो उसमें बेसिकली ये एंटीबायोटिक उतनी काम नहीं करती, पर देने का हम लोग दे देते हैं, है ना। उसके बाद गाइस हम लोग इंटरल फीडिंग कराते हैं जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है ना, तो जैसे विथिन 48 आवर आफ्टर 1 सेट ऑफ इलनेस, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फीडिंग कराते हैं, इंटरल फीडिंग कराते हैं, जो नेजोजेजनम फीडिंग कराते हैं हम लोग, यहाँ पे नेजोजेजनम फीडिंग कराते हैं। हाइपोकैल्सीमिया देख लेना है, कैल्शियम को लेवल को, अगर हाइपोकैल्सीमिया हो तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देना है 10 ml ओवर 1 आवर में। हाइपरग्लाइसीमिया है और ग्रेटर दैन 200 mg पर डेसीलीटर पहुँच गया है, तो हम लोग को इंसुलिन, अपने को वहाँ पे इंसुलिन दे देना है। अगर गाल स्टोन है तो वहाँ पे हम लोग सर्जरी करते हैं, ERCP और कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं, ताकि कॉज को हम लोग हटा सकें, ठीक है। तो भाई दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट केस ऑफ द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। और ऑक्सीजन कम है पेशेंट में, अगर ऑक्सीजन कम है ARDS में जा रहा है पेशेंट, तो हम लोग वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं फिर।